नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सबको चौंका दिया। चन्नी ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कैद, देशद्रोह के आरोपों में फंसे अमृतपाल का सपोर्ट करके कांग्रेस को बड़ी एम्बेरसमेंट में डाल दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अमृतपाल सिंह को जेल में रखना, उसके बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश करना संविधान के खिलाफ है। चन्नी ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, चुनाव जीतने के बाद भी अमृतपाल सिंह को जेल में रखा जा रहा है, उसे पार्लियामेंट में आने से रोका जा रहा है, यह जनता के आदेश का अपमान है। अमृतपाल सिंह पिछले 1 साल से असम की डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, क्योंकि उसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, थाने पर हमला किया, अलग खालिस्तान की मांग उठाई, हथियारों के साथ पुलिस फोर्स पर हमला बोला। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए समेत तमाम संगीन धाराओं में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो खुलेआम खालिस्तान का सपोर्ट करता है, लोगों को भड़काता है। इसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह की पार्लियामेंट में खड़े होकर खुलेआम हिमायत की। जाहिर है बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे, लेकिन इस पर कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज एक नहीं बल्कि कई सारे विवाद खड़े किए। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि सरकार ने किसानों के खिलाफ एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन जब उनसे किसानों के नाम बताने को कहा गया, यह पूछा गया कि किस किसान को एनएसए में डाला, तो चन्नी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद चन्नी की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से झड़प हुई। चन्नी और बिट्टू दोनों कांग्रेस में रह चुके हैं। दोनों के बीच की तकरार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में अब कितनी बड़ी दीवार है। तो पहले तो यह बताता हूं कि चन्नी के चक्कर में आज लोकसभा में हंगामा क्यों हुआ, सदन की कार्रवाई को स्थगित क्यों करना पड़ा। असल में आज लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बजट को गरीब विरोधी, किसान विरोधी और पंजाब विरोधी करार दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद चन्नी थोड़ा बहक गए। पहले उन्होंने कहा कि सरकार ने एजेंसियों को विरोधी दलों के नेताओं के पीछे लगा दिया, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और फिर अपनी बात को साबित करने के लिए चन्नी ने अमृतपाल सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह भी तो इमरजेंसी है कि जिस व्यक्ति को लोगों ने चुना उसको एनएसए लगाकर जेल में रखा गया, उसके बोलने की आजादी छीन ली गई है। जैसे ही चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को सपोर्ट किया तो कांग्रेस के नेता उनका मुंह ताकने लगे, लेकिन चन्नी रुके नहीं, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। इसके बाद चन्नी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह को लेकर एक अवांछित कमेंट किया। सरकार बेन सिंह की हत्या आतंकवादियों ने उस वक्त की थी जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। सरदार बेन सिंह के ग्रैंडसन रवनीत बिट्टू कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बिट्टू अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जब चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों की हुकूमत से की तो बिट्टू ने इसका विरोध किया। इससे नाराज चन्नी ने
रवनीत बिट्टू पर उनके दादा सरदार बेन सिंह की शहादत को लेकर पर्सनल कमेंट किया। चन्नी ने कहा, बेन सिंह को आतंकवादियों ने नहीं मारा, बेन सिंह की मौत तो तब हुई जब बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। रवनीत बिट्टू ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। बिट्टू ने भी चरणजीत चन्नी को पंजाब का सबसे करप्ट और सबसे झूठा नेता बता दिया। रवनीत बिट्टू के अंदाज पर विपक्ष ने हंगामा किया। बहुत सारे सांसद वेल में आ गए और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मेरे दादाजी सरदार बेन सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। जैसे ही सदन की कार्रवाई अड़चन हुई तो बीजेपी ने खालिस्तानी अमृतपाल के सपोर्ट को बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस से सवाल पूछे। कहा, अब राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को सपोर्ट करते हैं या नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, क्या कांग्रेस नेता ये भूल गए कि इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की थी? क्या खालिस्तानियों को लेकर अब कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है? गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ है। मैं तो कहूंगा आज जो सदन में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, आज चन्नी ने खालिस्तानियों का खुल के समर्थन किया, यानी कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। ये संप्रभुता पर हमला है, भारत के संसद के संप्रभुता पे हमला है। क्या क्या कहेंगे सर? मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि चन्नी कांग्रेस हाईकमान के सपोर्ट के बगैर इस तरह की बात नहीं बोल सकते। चन्नी के बयान से ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के नेताओं में आतंकवादी समर्थक आत्मा जाग गई है और इसके पीछे विदेश में बैठे आतंकवादियों से चंदे की चाह है। जिनकी चवन्नी की हैसियत नहीं है, वो चन्नी में आज आतंकवादी समर्थक आत्मा जाग गई है। और ये आत्मा ऐसे नहीं जागी है, इसमें कांग्रेस का आशीर्वाद उनको है। ये जो विदेशी चंदा और खासतौर से कनाडा के लोगों के द्वारा जो आतंकी गतिविधियों के लिए दिए जाने वाला चंदा है, उसकी चाह बोल रही है। ये चन्नी की चाह जो है, ये चंदे की चाह है। ये इनकी बोली जो है, ये निश्चित रूप में ये अमृतवाणी जो निकल रही है अमृतपाल के बारे में, वो इनके मन की वो ठीस है जिसमें कनाडा के तमाम लोगों ने मिलके यही बोलते थे कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते थे कि ये विदेशी चंदे से, पैसे से ये सरकार में आ रहे हैं। आज उसी विदेशी पैसे से चलने वाले अमृतपाल के पक्ष में इनकी अमृतवाणी क्यों निकल रही है, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी चन्नी के बयान पर हैरानी जताई। प्रहलाद जोशी ने कहा, अमृतपाल पर गंभीर आरोप है, संसद में ऐसे व्यक्ति की रिहाई का मुद्दा उठाना सही नहीं है। चरणजीत चन्नी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये तो कोर्ट में है मामला और गंभीर स्वरूप का आरोप है उनके ऊपर। ऐसे पार्लियामेंट में बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में किस किस का कैसे उन्होंने छीना था, ये सब अभी सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कन्नी काट रहे हैं। कोई उनके बयान को उनका पर्सनल कमेंट बताकर किनारा कर रहा है। कोई कह रहा है कि उन्होंने चन्नी की बात सुनी नहीं। जिस वक्त चन्नी ने अमृतपाल के समर्थन में बयान दिया, जब रवनीत बिट्टू से चन्नी की बहस हुई, उस वक्त पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग चन्नी के सपोर्ट में हंगामा कर रहे थे। चन्नी उन्हें रोक रहे थे, लेकिन जब सदन के बाहर राजा वडिंग से पूछा गया कि वो अमृतपाल के समर्थन को सही मानते हैं, तो अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा उन्होंने चन्नी का बयान सुना ही नहीं, लेकिन जो नेता चुनाव जीते हैं, अमृतपाल हो या कोई और, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनी बडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के एक और बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब पूछा गया क्या वो चन्नी के बयान को सपोर्ट करते हैं, तो रंधावा रवनीत बिट्टू पर बोलने लगे। उन्होंने कहा बिट्टू आज जो हैं वो कांग्रेस की बदौलत हैं, उनके दादा को भी कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, इसलिए रवनीत बिट्टू को सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा से फिर पूछा गया क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह का सपोर्ट करके ठीक किया, तो उन्होंने कहा वो उनकी पर्सनल राय है, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना। देखो, बिट्टू जो है अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और उसको ऐसी बातें करनी शोभा नहीं देती। जो 3 बार कांग्रेस की टिकट से एमपी बनकर आया और ऐसी बात करनी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटे लेवल की बात है। इस लेवल पर पहुंचकर ऐसी बात करनी कोई ठीक बात नहीं, और ख़ास करके जो पंजाबी हैं वो इतनी गिरी हुई बात नहीं करते। और साथ ही जो कहा कि सरदार बेअंत सिंह जी के बारे में कि उन्होंने देश के लिए दिए, कांग्रेस के लिए नहीं, मैं उनको याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब तूने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, कभी भी बीजेपी वाला सरदार बेअंत सिंह जी की वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए कभी उनकी जहाँ उनका बना है मेमोरियल बना, कभी नहीं आए। तो ऐसी बात सोच समझ कर करनी चाहिए और बात वो करनी चाहिए जिसका कोई मतलब हो। चन्नी साहब की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा अमरपाल सिंह को बाहर निकलना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। देखिए, जो उनकी पर्सनल है वो बताएंगे। इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस से जवाब मांगा। भगवंत मान ने कहा चरणजीत सिंह चन्नी को जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन सवाल यह है क्या कांग्रेस का यही स्टैंड है? ये बात कांग्रेस पार्टी को क्लियर करनी चाहिए। चरणजीत चन्नी जी ने की बोलना है पार्लीमेंट से, तो उन्होंने का हुआ है, जब तक कांग्रेस का स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने का स्टैंड है। पर साडे वालों यह है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने वालों एफर्ट्स कर रहे, क्योंकि मैं कल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबिक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न के हक भी दिते है ना, उस संविधान मुताबिक कल नूं कोई होर फैसला आऊगा तो असीं नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कांग्रेस के नेताओं ने चरणजीत सिंह से चन्नी काट ली तो चन्नी को भी अपनी गलती समझ आ गई। सदन के बाहर
जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा वो तो दलितों और किसानों के हक की बात कर रहे थे, लेकिन उनसे बार बार पूछा गया क्या कांग्रेस अब खालिस्तानियों का समर्थन करती है, तो चन्नी चुपचाप निकल गए। मैंने गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की है। तो पर आप ऐसा मानते हैं अमृतपाल को लेकर अमृतपाल पे तो कुछ बोलिएगा अंदर बोल चन्नी जी, अमृतपाल को लेकर जो बोला है चन्नी जी, अमृतपाल पे आप बोलेंगे चन्नी जी, अमृतपाल पे आप बोल दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह को सपोर्ट क्यों किया, यह समझने से पहले इन दोनों की बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पिछला लोकसभा चुनाव अमृतपाल सिंह अच्छे खासे मार्जिन से जीते। इस जीत ने पंजाब के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि वो साल भर पहले विदेश से भारत आया था और अचानक उसने पंजाब में हथियार उठा लिए। पूरे देश ने टीवी पर देखा था कि 18 मार्च को अमृतपाल सिंह ने सरेआम हथियारों से लैस होकर अपने सपोर्टर्स के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर किस तरह से हमला बोला था। अमृतपाल पर पंजाब में आर्म्स एक्ट की धाराओं में 7 केसेस दर्ज हुए थे। फिर उसने खुलकर खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया, उस पर देशद्रोह के आरोप लगे। पंजाब की पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढती रही। 1 महीने की चेज के बाद अमृतपाल सिंह पकड़ा गया। उस वक्त उसे विदेशों में बैठे खालिस्तानियों ने सपोर्ट किया। भारत सरकार के खिलाफ धमकियों भरे वीडियो जारी किए गए। अमृतपाल पिछले 1 साल से असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ एनएसए लगाया गया है। इस बैकग्राउंड की वजह से पंजाब में कोई मेनलाइन पॉलिटिकल पार्टी अमृतपाल को सपोर्ट नहीं करती। ना ही उसके अरेस्ट पर किसी ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस ने भी नहीं कोई सवाल उठाया। इसलिए जब चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्लियामेंट में अमृतपाल के प्रति सहानुभूति जाहिर की तो सब चौंक गए। अब मैं आपको चन्नी की बैकग्राउंड भी बता देता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विश्वास पात्र माने जाते हैं। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में बुरी तरह हारी। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के विरोध के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से लोकसभा का टिकट दिया। वो पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा के मेंबर बने। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या खालिस्तानियों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है। मैंने पंजाब में आतंकवाद का तांडव देखा है। पंजाब के आतंकवाद को मैंने एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किया है। इसलिए मुझे हैरानी हुई कि चन्नी आतंकवाद के उस दौर को कैसे भूल गए। वो कैसे भूल गए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब के आतंकवाद का नतीजा थी। सरदार बेन सिंह को भी आतंकवादियों ने मारा था। पंजाब को आतंकवाद के दौर से निकालने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हजारों जवानों ने कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पंजाब के आतंकवाद की वजह से शहादत दी। इसलिए कोई भी अगर पंजाब को उस खतरनाक दौर में ले जाने की कोशिश करेगा तो पूरा देश मिलकर उसका विरोध करेगा। मुझे लगता है चन्नी ने जो कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं होगी। ये कांग्रेस की थिंकिंग नहीं हो सकती। हालांकि आज ऐसा लगा कि चन्नी ये तय करके आए थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी कहकर सिर्फ सरकार को कोसना है। इसीलिए उन्होंने खालिस्तान का नाम लेकर किसानों के मुद्दे पर भी ऐसी बात कह दी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। दोपहर 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात पूरी करने के लिए फिर खड़े हुए और इस बार उन्होंने कहा कि सरकार ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। चन्नी ने कहा कि सरकार को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो चिंता है, लेकिन किसानों की नहीं है। अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर
और किसान का क्यों नहीं करते हो, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है। और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो, मैं बताता हूँ 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? चन्नी ने जैसे ही धरना देने वाले 4 किसानों पर NSA लगाने की बात कही, सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के तमाम मेंबर्स ने इस पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फौरन उठे और कहा कि चन्नी झूठ बोल रहे हैं, सदन के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, चन्नी उन किसानों का नाम बताएं जिनके खिलाफ NSA लगाया गया है, और अगर नहीं बताते तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी जी, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चन्नी ही क्यों दुख रहा है, आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। पीयूष गोयल ने जब चन्नी के खिलाफ एक्शन की बात की तो कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा, अगर कोई मेंबर सदन में बात रखता है, किसी पर इल्जाम लगाता है, तो उसके लिए उसे सबूत भी देना पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि चरणजीत चन्नी ने झूठ बोला है, ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिए। जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी इस सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूँ कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं, गलत बात नहीं बोल सकते। यहाँ पे सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी ने इस मुद्दे का जमकर विरोध किया। बीजेपी के तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, चरणजीत चन्नी ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की, सरासर झूठ बोला कि 4 किसानों पर NSA लगाया गया, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। देखो, आज एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी NSA किसानों पे लगा हुआ है। और NSA किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर NSA लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे कि किसानों के ऊपर NSA लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी, कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर NSA लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। चरणजीत चन्नी को पार्लियामेंट में रवनीत बिट्टू ने चैलेंज किया, यह भी इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले तक बिट्टू और चन्नी दोनों कांग्रेस में थे। चन्नी का बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं। बिट्टू 3 बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते।
2024 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और अब मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं। वो चन्नी की नस-नस जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चन्नी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और चन्नी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इतना तय है कि चन्नी ने आज जो कहा उससे कांग्रेस को काफी एम्बैरेसमेंट हुआ है। अमृतपाल सिंह को लेकर कांग्रेस के ज्यादातर नेता ये कहकर बचते रहे कि उन्होंने सुना नहीं कि चन्नी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी पर कमेंट करने के लिए बिट्टू को आड़े हाथों लिया। मतलब ये उन्होंने सुना सब कुछ, कमेंट आधे पर किया। लेकिन जिस चीज में चन्नी सबसे ज्यादा फंस गए वो था उनका ये बयान कि 4 किसानों को एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया है। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था और यह मामला आगे तूल पकड़ेगा। वैसे पार्लियामेंट में सरकार और विपक्ष के बीच झगड़ा तो खूब हो रहा है, लेकिन आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ठाके भी लगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल सबका बजट कम कर दिया और तो और जेलों के लिए भी सिर्फ 300 करोड़ रुपए रखे गए। संजय सिंह ने कहा कि वो अभी जेल में रहकर आए हैं, सरकार ने तमाम विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल रखा है, कम से कम सरकार जेलों की हालत में सुधार के लिए बजट तो बढ़ा दे। संजय सिंह की इस बात पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने सदन के नेता जेपी नड्डा से कहा, यह बड़ी मार्मिक अपील है, इस पर ध्यान जरूर दिया जाए। नड्डा ने भी कहा कि सरकार विचार करेगी और इसके बाद सदन में ठाके गूंजने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि में है मान्यवर इसका ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में हैं। इन दोनों नेताओं को तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक जमानत नहीं मिली है। आज ही कोर्ट ने इन दोनों की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। इसे आम आदमी पार्टी के नेता बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जुलाई को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी और डीएमके समेत इंडिया अलायंस में शामिल नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लेकिन देखना यह है इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के नेता शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ साथ थे, पंजाब में अलग अलग थे। कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध भी किया था, लेकिन अब वक्त बदल गया है, दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और ऐसी तैयारी हरियाणा में भी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यूपी में आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के बीच खटपट की बहुत चर्चा है। इन चर्चाओं को उस वक्त और हवा मिली जब यह खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य योगी की तरफ से बुलाई गई प्रयागराज मंडल के नेताओं की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। असल में योगी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए, पार्टी के संगठन की कमियों को दूर करने के लिए, पार्टी की परेशानियों पर राय लेने के लिए
हर इलाके के नेताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। आज सुबह मेरठ मंडल के बीजेपी नेताओं को योगी ने बुलाया था। शाम को प्रयागराज मंडल के नेताओं की मीटिंग हुई। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल से आते हैं, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समीक्षा की मीटिंग्स में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन पहले की मीटिंग्स में उन्हें नहीं बुलाया गया, इसलिए वो प्रयागराज मंडल की मीटिंग में नहीं गए। इस घटना से यूपी बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई। पिछले एक महीने से योगी की तीसरी मीटिंग है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। और ऐसा नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का घर 7 कालिदास मार्ग है। यानी योगी के घर से कुछ ही कदम दूरी पर केशव प्रसाद रहते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास में जाकर मीटिंग करने के बजाय बीजेपी के नेताओं और विधायकों को अपने घर बुलाकर उनसे मिल रहे हैं। पिछले 10 दिन में केशव प्रसाद मौर्य यूपी के 7 मंत्रियों और 2 दर्जन विधायकों समेत कई पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से भी मिल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य इन सभी मीटिंग्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। इसे केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति बताया जा रहा है। बीजेपी के कई मंत्री और नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में योगी से मुलाकात की और केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की। इनमें मंत्री दारा सिंह चौहान, विजय लक्ष्मी गौतम, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, नंद गोपाल नंदी और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी शामिल हैं। लेकिन जब 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई थी, तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि उसी दिन मौर्य ने नंद गोपाल नंदी के घर जाकर उनके बेटे और बेटी को आशीर्वाद दिया था और आज फिर केशव प्रसाद मौर्य योगी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुंचे। आज योगी के साथ प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा केशव प्रसाद मीटिंग में नहीं थे, यह सही है, लेकिन उन्हें बुलाया गया था या नहीं, या वो किसी और वजह से नहीं आए, ये तो केशव प्रसाद मौर्य ही बता सकते हैं। 16 समीक्षाएं हो चुकी हैं, ये कोई पहली नहीं थी और न ही आखिरी है। अभी प्रयागराज मंडल की हुई है, उसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं सभी आए थे। प्रवीण पटेल जी जैसे प्रयागराज से वो नहीं आ पाए क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है। और समीक्षा के में जो विशेष रूप से जो चुनाव है और आगे हम लोग को क्या करना है, तो उसके बारे में चर्चा हुई है। सर, आपने कहा कि पटेल साहब नहीं आए, संसद चुकी चल रही है, केशव जी भी नहीं आए, बगल में रहते हैं, लखनऊ में है, लेकिन आज नहीं आए, इसको लेकर तमाम सवाल। अब मैं तो केशव जी से बात नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता, मगर वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। संगठन को किस तरह से बढ़ाना है वो केशव जी भी उसका ध्यान दे रहे हैं। अब 29 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की मीटिंग होनी है। इसमें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को बुलाया गया है। ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप इस मीटिंग का इन्विटेशन देने केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे। मीटिंग के बाद नरेंद्र कश्यप ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से मिले हैं, उन्हें तो कहीं कोई खटास दिखाई नहीं दी। पार्टी में गुटबाजी की बातें सिर्फ अफवाह है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच जो यूपी बीजेपी है, सरकार है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गुटबाजी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे अपने संगठन और सत्ता के वरिष्ठों से मिलकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, परसों ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है यूपी में कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अगल बगल घर है लेकिन दिल बहुत दूर दूर हैं, फासले बहुत ज्यादा है। नहीं साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच कोई विवाद है, कोई विवाद नहीं लगता है। योगी सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। आज वो योगी आदित्यनाथ से मिली। मुलाकात के बाद विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा बीजेपी में गुटबाजी की बातें गलत हैं, ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, सरकार और संगठन में पूरा तालमेल है।
विजयलक्ष्मी गौतम ने भी कहा कि वो केशव प्रसाद मौर्य से मंत्रालय के काम से मिली थी। योगी से मुलाकात को लेकर गौतम ने कहा कि जो काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहां नहीं हुआ उसको पूरा कराने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिली। आप भी मिली केशव प्रसाद मौर्य से, तो आप जब मिली तो क्या बात हुई? हम लोग अपने क्षेत्र के काम के लिए गए थे और सारे विधायक एमपी मिले। हमारे डिप्टी सीएम है, उनके पास हमारा विभाग है, मैं उनकी राज्य मंत्री हूँ, तो हम अपने क्षेत्रीय कार्य के लिए गए थे उनके पास। जैसे कहा जा रहा है, इसको एक तरह से देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आज जिस तरह से मुलाकात करें शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्षियों का चाल है, वो ऐसे हवा उड़ाते हैं। ऐसा हम सब एक हैं, हम सब मिल करके बढ़िया सरकार चलाने की कोशिश करें। तो बगल में योगी आदित्यनाथ जी का घर है, मुख्यमंत्री का घर है, आज आप मिलने गई तो कैसे उनसे मुलाकात कैसे जाएंगी? नहीं, मैंने बात की थी कि मुझे अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं पे बात करनी थी, तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है और वही अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं गई थी कि थोड़ा एक दो काम बचा है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, पार्टी कुछ नेता नाराज हैं, कुछ लोग अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी करते हैं। ज्यादातर नेताओं की शिकायत अफसरों को लेकर है, क्योंकि कल बरेली मंडल की मीटिंग में कुछ विधायकों ने अफसरों की शिकायत की थी, तो योगी ने कहा था कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सबूतों के साथ शिकायत कीजिए, तो गड़बड़ी करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस बात से कुछ नेता सहमत नहीं थे। आज मेरठ मंडल के नेताओं की मीटिंग में जाने से पहले गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के बारे में कहा कि वो तो ऐसे आते हैं जैसे हिंदुस्तान के वायसरॉय हों। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अफसरों के खिलाफ शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन सबूत कहां से लाएं? क्या सबूत जुटाने के लिए अफसरों के पीछे कैमरा लेकर घूमें? अरे भैया, साक्ष्य नहीं, कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेकर कैमरा लेकर घूमेगा विधायक? मतलब विधायक का कहना क्या, उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि कोई बेईमान अधिकारी अगर लूट रहा है उसके खिलाफ एक माहौल है या जनता उसको कह रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्या? उस पर कार्रवाई नहीं होगी? आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे? साक्ष्य होना ठीक बात है, लेकिन साक्ष्य होना विधायक का कहना क्या प्रमाणिक नहीं है? तो विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। अच्छा, तो आप लोग जो है आज ये बात कहेंगे मुख्यमंत्री से? बिल्कुल कहेंगे। क्या कहेंगे अधिकारियों को? करेंगे बात करेंगे। अधिकारियों की मनमानी जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पुख्ता सबूत। अरे भाई, सबूत बात सही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन सबूत होना क्या विधायक का कहना कम है क्या? लेकिन जब नंदकिशोर गुर्जर योगी से मिलकर लौटे तो उनके तेवर कुछ नरम पड़ गए। नंदकिशोर ने कहा मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतें सुनी हैं और एक्शन का भरोसा दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और दोनों ही हाईकमान का फैसला मानेंगे, लेकिन अगर अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं हुआ तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। जो इस तरीके की चर्चा चलती रहती है कि मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, क्या वाकई में बीजेपी के विधायक भी चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो? देखिए, अब ये तो मामला हाईकमान का है, ये मुझसे पूछ रहे हो आप। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं भाजपा का विधायक हूं। ये तो हाईकमान को किसको कहाँ काम देना है। मुझे विधायक का टिकट दिया, कल को मुझे कहीं जिले का अध्यक्ष का काम देना है। देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी तो ये पार्टी का संगठन और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई बनता है। जब शंकर की कृपा होती है तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अलग हैं। जो काम हमें पार्टी देती है, जो पार्टी ने काम दिया वो पार्टी का हम काम करते हैं, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना है पार्टी में कोई उफ तक नहीं करता है। ये जो आपके यहाँ चर्चा चलती है, मुझे लगता है इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सही है, अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो जिस तरह प्रचंड बहुमत में सरकार आती है उसमें अड़चन आएगी। लेकिन राजनीति में सब कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जाता। ज्यादातर बातें संकेतों में कही जाती हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी के संगठन की मीटिंग में मुख्यमंत्री पर तंज कसा, फिर उसे संगठन और कार्यकर्ताओं के नाम पर अच्छी तरह पब्लिसाइज किया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, समझाया गया, लेकिन लखनऊ पहुंचकर उन्होंने फिर एक कैंप ऑफिस खोल लिया जहां वो उन नेताओं से मिले जिन्हें योगी के खिलाफ भड़काया जा सकता था। लेकिन योगी भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। कल शाम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की। ये पल्लवी पटेल वही हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था। जाहिर है मौर्य को अच्छा तो नहीं लगा होगा और आज वो प्रयागराज मंडल की मीटिंग से नादारद रहे। इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी नाराजगी दिखाकर
पार्टी पर प्रेशर बनाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग योगी को जानते हैं वो मानते हैं कि योगी झुकने वालों में से नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कद वैसे भी बहुत बड़ा है। योगी अब सिर्फ यूपी के नहीं पूरे देश में प्रभाव रखने वाले लीडर हैं, इसलिए उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज यूपी से दो हैरान करने वाली खबरें आई। बलिया और वाराणसी में पुलिस वाले गैंग बनाकर करप्शन का रैकेट चलाते हुए पकड़े गए। दोनों केसेस चौंकाने वाले हैं। बलिया में तो एक थाने के एसएचओ और एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी को रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मामला बलिया के नरही थाने का है, जो यूपी बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। अब बड़े अधिकारियों को शिकायत मिली कि यूपी से बिहार जाने वाले ट्रकों से पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। इसके बाद बनारस जोन के एडीजी पीयूष मोडिया और आजमगढ़ के डीआईजी विभव कृष्ण ने खुद रेड की। पुलिस वालों को दलालों के साथ मिलकर वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। एक पुलिस कांस्टेबल अधिकारियों को देखकर भाग गया, लेकिन 2 पुलिस वाले और 16 दलालों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से 37,500 रुपए कैश बरामद हुआ। 14 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं। इसके बाद नरही थाने के एसएचओ समेत चौकी के सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। डीआईजी विभव कृष्ण ने बताया कि पुलिस और दलाल मिलकर यूपी से बिहार जाने वाले हर ट्रक से 500 रुपए वसूल रहे थे। हर दिन इस चौकी से लगभग 1000 ट्रक गुजरते हैं, यानी ये पुलिस वाले रोजाना 5 लाख रुपए की वसूली कर रहे थे। डीआईजी विभव कृष्ण ने बताया कि ये रिश्वतखोरी के इस मामले में 9 पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। इसी तरह का मामला बनारस से भी सामने आया। वाराणसी में एक दरोगा को अरेस्ट किया गया है। यह दरोगा क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर व्यापारियों से पैसे लूटता था। इसने गिरोह बना रखा था जिसमें एक मुखबिर पहले कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाता था, पता करता था वो कितना कैश लेकर सफर पर निकले हैं। उसके बाद दरोगा अपने गैंग के मेंबर्स को भेजकर कारोबारी को पकड़ता था। गैंग के मेंबर्स खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर व्यापारी के पैसे लूट लेते थे। यह मामला तब सामने आया जब वाराणसी चंदौली बॉर्डर पर एक बस में बैठे कारोबारी से क्राइम ब्रांच की रेट बताकर लगभग 49 लाख रुपए लूट लिए गए। उसने पुलिस में शिकायत की। सीसीटीवी और फोन के सर्विलांस से पता चला एक गिरोह ने इसे अंजाम दिया है। जब लुटेरे पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उनका सरगना तो सूर्य प्रकाश पांडे है जो वाराणसी में ही पोस्टेड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए, 2 पिस्टल और कुछ कारतूस रिकवर किए। अब पूछताछ की जा रही है कि इस असली दरोगा ने नकली रेड के नाम पर कितने की डकैती डाली।
कुछ अज्ञात लोग बस के अंदर चढ़े और उनके पास रखा 40 लाख के अराउंड जो कैश है वो लूट ले गए थे। उसी में एक मुकदमा रामनगर थाने में पंजीकृत हुआ और एक स्पेशल टीम एडिशनल डीसीपी काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है, 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। तो मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई थी वो ये थी कि जो यहाँ पे इनका जो मुखबिर है जो वहाँ पे वॉच करता है कि कौन कितने पैसे लेके चल रहा है, उनके पास जो टोटल धनराशि होती है वो कभी भी पूरी नहीं लूटते हैं। उसमें से सिर्फ आधी धनराशि लेकर के बाकी वापस कर देते हैं, जिसके डर से अगला जो है कंप्लेंट नहीं करता है। इनका जो एक आदमी है वो मुखबिर बन के जहाँ पे भी जो व्यवसायी होते हैं उनको वॉच करता है कि कौन कितना कैश पर डे लेके जा रहा है, और उसी में ये लोग उसको किसी रास्ते में जाते वक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे फिर जो टोटल धनराशि है वो ना लूट करके आधी धनराशि या अराउंड 50% या 60% धनराशि अपने साथ ले जाते हैं। असली पुलिस वाले अपराधी बनकर जनता को लूटने लगें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन राहत की बात है कि पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को पकड़ा, लुटेरे पुलिस वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बलिया और वाराणसी में हुआ ये एक्शन इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ के राज में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो पुलिस वाले हों, बस सबूत होने चाहिए। और मैं उन अफसरों की तारीफ करूंगा जिन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लिया, खुद मौके पर जाकर जांच की और इस बात की परवाह नहीं की कि जिनके खिलाफ एक्शन लेना है वो पुलिसकर्मी हैं, और बिना देर किए एक्शन लिया गया। आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने दिल खोलकर पैसा एलोकेट किया है। जाहिर है बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बजट में 36% की बढ़ोतरी की है। तेलंगाना में इस बार माइनॉरिटीज के लिए 3003 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछली बार चंद्रशेखर राव की सरकार ने सिर्फ 2000 करोड़ का प्रोविजन किया था। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि इस बजट में करीब 4.5 करोड़ रुपए हज यात्रा पर खर्च किए जाएंगे। इस साल होने वाले रमजान के समारोह के लिए 33 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। अशूर खानों के मेंटेनेंस के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो है तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए एलोकेट किया गया 2 करोड़ 40 लाख का फंड। इसी साल जनवरी में तबलीगी जमात का प्रोग्राम हुआ था, जिसके लिए सरकारी फंड से रेवंत रेड्डी ने यह पैसा दिया था। अब इसे बजट में शामिल किया गया है। बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने सवाल उठाया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिस पर पाबंदी लगाई गई है उसके प्रोग्राम के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया गया। राजा सिंह ने कहा, एक तरफ तो तेलंगाना में मंदिरों से पैसा लिया जाता है, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुसलमानों के लिए रेवंत रेड्डी ने खजाना खोल दिया है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जो एक्स मुख्यमंत्री थे केसीआर साहब, उन्होंने तेलंगाना को कर्जे में डुबो दिया। 6,71,000 करोड़ का आज तेलंगाना की जनता पर कर्जा है। इतना कर्जा है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, मुसलमानों को स्पेशल बजट लगाते हैं उनको खुश करने के लिए। तो हमारे रेवंत रेड्डी जी ये वही तबलीगी जमात है जो कोरोना के समय पर कोरोना फैलाने का काम कर रही थी। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना कि गवर्नमेंट से संबंधित। मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, जब आप तबलीगी जमात को फंड दे सकते तो विश्व हिंदू परिषद को भी फंड थोड़ा रिलीज कीजिए। अगर इतना ही आपको मुसलमानों पर प्यार है तो क्या हिंदुओं का क्या वोट आपको नहीं मिला? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के वोट पे क्या मुख्यमंत्री बन गए? आज इंडोमेंट डिपार्टमेंट आप लगाते हैं, मंदिरों से करोड़ रुपए की प्रॉफिट सरकार को होती है, लेकिन आज भी मंदिर जर्जर अवस्था में है। किसी मस्जिद से क्या सरकार को कोई फायदा है, या किसी मदरसा से सरकार को क्या फायदा है, या तबलीगी जमात जैसे किसी संस्था से क्या सरकार को फायदा है? यहां पर तो सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग जीरो है। वही हिंदू मंदिरों से
आपको इनकमिंग है, लेकिन सरकार से कोई आउटगोइंग नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने जो 3,003 करोड़ जो मुस्लिम्स के लिए जो लगाया है, उनके डेवलपमेंट के लिए, ये निर्णय आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट एक समान होना चाहिए। राजा सिंह का बयान ये दिखाता है कि तेलंगाना में राजनीति किस तरह से हिंदू और मुसलमान में बुरी तरह बटी हुई है। तेलंगाना सरकार मुसलमानों के लिए बजट रखे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद राजा सिंह की प्रॉब्लम यह है कि रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बजट में पैसा तो बढ़ाया, लेकिन उसे हाईलाइट बहुत जोर जोर से किया। खास तौर पर बताया कि हज के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, रमजान के प्रोग्राम के लिए पैसा दिया जाएगा और तबलीगी जमात के लिए पैसा दिया जाएगा। इसीलिए टी राजा रेड्डी इतने जबरदस्त विरोध के लिए खड़े हो गए। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग आजकल बड़ी मुसीबत में हैं। महाराष्ट्र में कल रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुंबई, रायगढ़, पुणे, पालघर, ठाणे, कल्याण, पिंपरी चिंचवाड़ में कल रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र की 4 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में जबरदस्त बारिश देखने को मिली। मुंबई के कई इलाकों में तो 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से दिन भर ट्रैफिक रेंगता रहा। लोकल ट्रेन की स्पीड को कम करना पड़ा, कई लोकल ट्रेन को रद्द करना पड़ा। बारिश का असर एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा, कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, कई फ्लाइट्स डिले हुई और दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अंधेरी, सायन, कुर्ला, हिंद माता, किंग सर्कल, भिवंडी, कल्याण, नेहरू नगर, कलीना, सेंटा क्रूज जैसे इलाकों में वाटर लॉगिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन बारिश से सबसे बुरा हाल पुणे का हुआ। पुणे में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण पुणे के 15 रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोग पानी में फंसे हुए हैं। सड़कें, गलियां, घर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। कई इलाकों में तो पानी फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया। पुणे का भिड़े ब्रिज डूब चुका है। मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी घुस गया है। एकता नगर, निबज नगर, सिंगड़ रोड और वर्जे जैसे कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भरा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव के जरिए लोगों को घरों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। 400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुणे में आए सैलाब में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत करंट लगने से हुई, जबकि एक व्यक्ति लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हालात को देखते हुए पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजित पवार पुणे पहुंच गए हैं। फ्लड कंट्रोल रूम में जाकर वो ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। शाम को अजित पवार फ्लड अफेक्टेड एरियाज में गए, वहां लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना। अजित पवार ने कहा, पुणे के इन इलाकों में कभी इतना पानी नहीं भरा, अचानक क्या हुआ वो इसकी जांच कराएंगे। पवार ने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। पानी के बारे में क्या हुआ, किस कारण यहाँ पानी कभी आता नहीं था, इस दफा क्यों आया, इसके बारे में लोकल लोगों का क्या कहना है, वो सब मैंने सुना और फिर आगे क्या करना चाहिए, जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ बात करके हम आगे का डिसीजन लेंगे। अभी उसके बारे में पंचनामा करने के लिए कलेक्टर जी को और कमिश्नर को दोनों को बताया। कॉरपोरेशन की तरफ से एक आदमी रहेगा और रेवेन्यू की तरफ से एक आदमी रहेगा और दोनों मिलके ये करेंगे, पंचनामा करेंगे। लेकिन बारिश पर भी राजनीति हुई। पुणे में अजित पवार और शरद पवार के दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जैसे ही पुणे के हालात खराब हुए तो सुप्रिया सुले ने पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजित पवार पर निशाना साधा।
सुप्रिया सुले ने कहा कि पुणे में जो कुछ हुआ वो प्रशासन की नाकामी का सबूत है। जब पहले से बारिश की आशंका थी तो लोगों को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? कंप्लीट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब उनको पता था इतनी बारिश होने वाली है, अलर्ट तक किया था, फिर रेड अलर्ट क्यों नहीं किया पहला? और दूसरा, जब पानी छोड़ने वाली थी सरकार तब आधा पौना घंटा एक तो बिजली बंद करनी चाहिए थी पूरे एरिया की, क्योंकि 3 लोग इलेक्ट्रिक्यूट होके उन्होंने जान गंवाई है अभी। और पहले बिजली बंद करके सबको अलर्ट करके वो पूरा एरिया जो लो वाटर एरिया है, पता है आपको वहां फ्लडिंग होने वाली है, फ्लड एरिया है, वहां से लोगों को निकालना चाहिए था पहले, उसके बाद पानी छोड़ना चाहिए था। पुणे की तस्वीरें देखकर वहां के लोगों की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि पुणे जैसे बड़े शहर में इतना बुरा हाल कैसे हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल पुणे के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 930 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। पिछले 1 साल में नए नाले बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 75 करोड़ नालों की सफाई पर खर्च हुए। अब इस बात की जांच तो होनी चाहिए, आखिर इतना पैसा कहां गया? जब नालों की सफाई हुई, जब नए नाले बने, तो शहर में पानी भरा कैसे?